वो सांस रोके उसे देखती रही। एक अर्श पर उसे अम्मा बेगम ने बिठाया था और एक अर्श पर उसे सरदार अल्तमिश बिठा रहा था। वो जो आंख उठाकर भी उसे देखने से डरती थी, आज बिना पलके झपकाए उसे तक रही थी। वो सरतपा उसकी मोहब्बत बना खड़ा था, उसकी एक नज़र की इनायत का मुंतज़िर। उसके रोम रोम से हिबा की मोहब्बत की महक उठ रही थी। उसकी जगह दुनिया के शायद कोई दूसरी लड़की होती तो खुद पर रश करती झूम रही होती। लेकिन हिबा उन खुशकिस्मत लड़कियों में से नहीं थी जो मोहब्बत का हाथ थाम कर जवाब मोहब्बत से देती। अगर वह ऐसा करती तो सबसे पहले सरदार बेगम का एतबार और अपने किरदार का गुरूर खोती, और वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। दिल पर पहाड़ जैसा बोझ डालकर वह उसके बड़े हाथ को झटकती कमरे से निकल गई। अल्तमिश शाख से टूटे जर्द पत्ते की तरह गिरता अज़ियत से उसे देखने लगा। वो इंतहाई गहरी सांसें लेती लड़खड़ाते शिकस्ता कदमों से चलती सीधी सरदार बेगम के कमरे में आई। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि कुछ गलत होता उसने सरदार बेगम को एतमाद में लेने का फैसला किया। वो मज़द अब इस मोहब्बत और अज़ियत की जंग में खुद को पिसता हुआ नहीं देखना चाहती थी। सरदार बेगम इस वक्त तस्बीह कर रही थी। उसे कमरे में बोशल कदमों से आता देख वह इशारे से उसे अपने पास बुलाती उसका सर अपनी गोद में रख गई। फिर फूंक मारती बोली, क्या बात है मेरी जान, क्या तबीयत में बिल्कुल बेहतरी नहीं आई? कहो तो शहर डॉक्टर के पास ले चलूं? वो उसे बालों में उंगलियां फेरती फिक्र से बोली। हिबा की आंखों से मोती टूटकर उनकी आगोश में गिरने लगे। क्या बात है हिबा, सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो अब के? सरदार बेगम परेशानी से बोली। अम्मा बेगम, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप इसका यकीन करेंगी? वो ठहर ठहर कर बोलती, उनकी परेशानी में मजीद इजाफा कर गई। और अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, तुम्हारी हर बात पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो सच्चाई से बोली। अम्मा बेगम, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर अपना यकीन डोल सकता है। वो लरसती आवाज में बोली, जो भी बात हो मेरा तुम पर यकीन इतना कमजोर नहीं जो डोल जाए। तुम मेरी परवरिश हो और मुझे तुम पर अंधा एतमाद है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मेरी तरबियत पर आँच आए। सरदार बेगम का लबो लहजा बहुत मजबूत था। हिबा ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं आपके इल्म में यह बात काफी पहले से लाना चाह रही थी, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं पैदा कर पा रही थी। यह सब आपसे कहती। मैंने सोचा वक्त के साथ शायद सब ठीक हो जाए। भारी जिम्मेदारियों का बोझ और ऊंचे रुतबे पर फायज होने के बाद वह बदल जाए। अपनी नादानी का एहसास होने पर वह पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पहले से मज़द ताकतवर होने के साथ बागी भी होने लगे हैं। मैं मजीद उनकी खुदसरी, उनकी सरकशी पर खामोशी इख्तियार करके उनका हौसला अफजाई नहीं कर सकती। आपने मुझ पर इतबार किया। मैं आपकी इज्जत, आपकी अमानत हूँ। इससे पहले आपकी इज्जत या अमानत में कोई खयानत हो, आप प्लीज मुझे यहाँ से कहीं भेज दें। इस हवेली से दूर, बहुत दूर, जहाँ मुझे कोई ना ढूंढ सके। उसे वक्त से पहले जब इस हवेली के अमीन मुझे खुद धक्के देकर निकाले। वो यह कहते फूट फूट कर रो दी। सरदार बेगम साकेत और जामिद हैरत से गुंग उसे देखती बोली, किसकी बात कर रही हो? उनका दिल धड़क रहा था। सरदार। हिबा की जवाब से उनके अंदेशों की तस्दीक हो गई। सरदार बेगम ज्यों की त्यों बैठी रह गई। मतलब इतने सालों की जला वतनी अपनों की दूरी के बाद भी वो इश्क की राहों पर साबित कदम था। हिबा, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? उनकी आवाज किसी कुएं से आई। इससे पहले ऐसी नौबत नहीं आई थी। अम्मा बेगम, वो हिचकी लेते बोली। नौबत? वो हैरान हुई। वो मेरे कमरे तक चले आए थे। जानती है, उनके लहजे में बगावत थी।
एक आँख थी जिसमें वो सब तहस-नहस कर देने के लिए तैयार थे। ना उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, ना इस मकाम और मर्तबे का जो बहुत अफजल और इज्जत और एहतराम वाला है। वो बरसों की रियासत को पल में खाक में मिला देने को भी तैयार है। अम्मा बेगम, मैं क्या करूं? हिबा ने आज तमाम राज उन पर आया करते जमीर का बोझ दिल पर से उतार फेंका। अब सरदार बेगम चाहे जो फैसला करें, वो हर चीज से आजाद हो चुकी थी। ठीक है, फिर तैयारी कर लो मेरी बच्ची। इस हवेली को छोड़कर जाने के बिल्कुल इसी तरह जैसे हर बेटी माँ बाप का घर छोड़कर जाती है, उन्होंने सर्द फैसला अंदाज में कहा। हिबा नासमझी से उन्हें हैरत से देखती रह गई और फिर चंद दिनों बाद सरदार बेगम की गहरी खामोशी का कफल आखिरकार टूट गया। उन्हें अपनी इज्जत को बेदाग रखने का रास्ता मिल गया, क्योंकि नूर के ससुराल से उसकी ननंद के बेटे के लिए हिबा का रिश्ता बहुत पहले से आया हुआ था। बस सरदार बेगम कुछ सोच विचार में लगी, इस रिश्ते पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। लेकिन अब बहुत गौर करने के बाद उन्होंने फैसला करते इस रिश्ते पर हामी भर दी, जिसकी वजह से नूर अपनी ननंद की फैमिली के साथ पूरे तौर तरीके से हवेली रिश्ता लेकर पहुंच गई। उस वक्त इत्तेफाक से ना तो अल्तमिश घर पर था और ना ही हिबा। सरदार बेगम ने लड़की की रजामंदी जान लेने के बाद हतमी फैसला सुनाने की इजाजत मांगते मेहमानों को खुशखलाफी से रुखसत कर दिया। और फिर जब यह खबर अल्तमिश के कानों तक गई तब हवेली में एक कोहराम बरपा था। इसका ऐसा खतरनाक रूप सरदार बेगम ने पहली बार देखा था। यह कैसे हो सकता है अम्मा बेगम? क्या आप हूर का रिश्ता कैसे किसी गैर लोगों में कर सकती हैं? उसकी कहर भरी आवाज से हवेली के दरो दीवार कांप रहे थे। सरकशी उसके एक अंदाज से झलक रही थी। मैं इसे ऐतराज की वजह नहीं पूछूंगी अल्तमिश, बस यही पूछूंगी कि क्या उसे भी ऐतराज है मेरे इस फैसले से। सरदार बेगम की बात पर अल्तमिश गुस्से से कांपता सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। देखो मेरे लाल, मेरे शेर, मैं एक उसूल पसंद और इंसाफ परस्त जागीरदार की बीवी हूँ। आज से सालों पहले मेरी अपनी औलाद ने भी पसंद की शादी की थी। बात जब इज्जत पर आई तो उसे अपना राज खोलना पड़ा। उसने भी कई रिश्तों से इनकार किया था। मैंने वजह नहीं पूछी, ने सिर्फ इतना कहा कि जिसके साथ वो रुखसत होना चाहती है उसे मेरे सामने ले आए। वो अगर तुम्हारा हाथ मुझसे मांग ले और इस बात का इकरार कर ले कि वो भी तुम्हारे साथ मुखलिस है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और ऐसा ही हुआ। वो इंसान मुखलिस था। उसने आकर हाथ मांगा। मैंने भी बेटी को धूमधाम से रुखसत कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ इनकार या इख्तलाफ का कोई फायदा नहीं। मुझे हमेशा अपनी इज्जत और शराफत का धड़का ही लगा रहता है, इसीलिए मैंने यह धड़का ही खत्म कर दिया। वह बात करते करते सांस लेने के लिए रुकी। आज सालों बाद मुझे वह धड़का तुम्हारी तरफ से लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे ऐतराज की वजह नहीं पूछूंगी, बल्कि यही कहूंगी कि अगर मेरे इस फैसले से उसे भी इनकार है तो ले आओ उसे भी सामने, ताकि ऊंट किसी करवट तो बैठे।